हाय फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल डी टारगेट। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डी टारगेट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बुद्धि परीक्षण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके पहले आपने बुद्धि की मीनिंग्स, डेफिनेशंस और बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक तथा बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत, इसका वीडियो जल्द ही आपके अपने यूट्यूब चैनल पर होगा। तो आज हम जानने का प्रयास करते हैं बुद्धि परीक्षण क्यों किया जाता है, बुद्धि परीक्षण का इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है हमारे सामने कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति रूप, रंग, कद, काठी या भार या स्वास्थ्य में एक तरीके का नहीं होता है, तो उसी प्रकार इस पृथ्वी पर विभिन्नताओं के आधार पर बालकों की या व्यक्तियों की आईक्यू लेवल भी भिन्न भिन्न होती है। और यह आवश्यक हो जाता है एक अध्यापक के लिए, वह बालकों की मानसिक योग्यताओं को समझे। यदि वह मानसिक योग्यता को नहीं समझ पाता है तो इसका मतलब कहीं न कहीं उसकी शिक्षण प्रक्रिया भी प्रभावित होगी, क्योंकि एक अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है कि वो अपने बच्चों का अद्यतन पढ़े, अपने बच्चों को अच्छी तरीके से जाने, उनकी मानसिक योग्यताओं को समझे, उनकी रुचियों को समझे, उनकी आवृत्तियों को समझे। जब ये सारी चीज़ें एक अध्यापक कर पाता है, जान पाता है, तो स्वाभाविक है उसकी जो शिक्षण प्रक्रिया होगी वो प्रभावशाली होगी और बच्चों की अनुकूल होगी। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके मनोवैज्ञानिकों ने बालकों की मानसिक योग्यता का पता लगाने के लिए बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं बुद्धि परीक्षण का इतिहास कैसे प्रारंभ हुआ, कहाँ से इसकी संकल्पना आई। देखिए, ज़रूरत की आवश्यकता के अनुसार समय समय पे बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ। इसी क्रम में अगर हम बुद्धि परीक्षण की बात करें तो मनोवैज्ञानिकों ने सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण के बारे में संकल्पना की, बुद्धि परीक्षण के बारे में एक वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो एक मनोवैज्ञानिक थे जिनको हम कहते हैं विलियम उंट या चार्ल्स विलियम उंट, इनका पूरा नाम था, जिसमें इन्होंने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करी थी। मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला इन्होंने बनाई थी वो 1879 ईस्वी में बनाई थी। 1879 ईस्वी में जब इन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई तो उसमें सबसे पहले बुद्धि परीक्षा का वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया। कब? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उंट थे। उंट ने ही जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मन के निवासी थे। उन्होंने सबसे पहले प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, जो कि बुद्धि परीक्षा से संबंधित था। लेकिन इसके बारे में सबसे ठोस कदम अगर उठाने की बात करें तो फ्रांस के अल्फ्रेड बिने थे। इन्होंने बुद्धि के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्होंने जो अपनी बुद्धि मापन के स्केल तैयार कराया, तो इन्होंने जो प्रयास करने का 1905 में अल्फ्रेड बिने ने 1905 में साइमन की सहायता से मुख्य रूप से इन्होंने एक स्केल तैयार किया जिसको हम कहते हैं बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि बिने ने 1905 में मनोवैज्ञानिक साइमन की सहायता से एक बुद्धि परीक्षण तैयार करवाया जिसमें प्रश्नावली दी गई थी, और उस जो है टेस्ट को क्या नाम दिया गया? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहलाया। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया इसमें सुधार करने की आवश्यकता पड़ी। तो इसमें जो है 1913 और 16 की अगर बात करें, 1913-16 में ये आप 1913 और 16 में संशोधन किया गया, और वो जो संशोधन किया गया उसमें चूँकि जो है मैरिल की सहायता से बिने ने इसमें संशोधन किया गया, इसीलिए इस जो है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1908 में अमेरिका एवं यूरोप में बिने साइमन स्केल में सुधार किया गया। जो 1905 में जो अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण की शुरुआत की थी, उसमें 1908 में अमेरिका एवं यूरोप में संशोधन किया गया
और किसने उसमें संशोधन किया? टरमैन ने बिने और टरमैन मिल करके इसमें संशोधन किया, जिसको इस टेस्ट को हम स्टैफर्ड बिने स्केल कहा जाता है। जब टरमैन ने इसमें संशोधन किया तो इसी को स्टैनफर्ड बिने स्केल के नाम से जाना गया। जो पहला बुद्धि परीक्षण था 1905 में बिने द्वारा बनाया गया था, उसे बिने साइमन स्केल के नाम से जाना जाता था। और जो 1913 और 16, ये जो आपको दिख रहा है 1913 और 16 में जो टरमैन की सहयोग से संशोधन किया गया, उसको स्टैनफर्ड बिने स्केल के नाम से जाना गया। इसी तरीके से इसमें फिर सुधार किया गया। वो सुधार किया गया 1937 में टरमैन ने मैरिल के साथ मिल करके इसमें सुधार किया। और जब इसमें सुधार किया गया तो इसमें जो सुधारात्मक जो रूप सामने आया उसको कहा गया टरमैन मैरिल स्केल। टरमैन मैरिल स्केल कहने का मतलब ये है कि 1905 में जो है वो कहा गया, अल्फ्रेड बिने ने इसको तैयार किया था, इसलिए बिने साइमन स्केल के नाम से जाना गया। साइमन की सहायता से चूंकि उन्होंने तैयार किया था 1905 में, इसीलिए उसको बिने साइमन स्केल के नाम से जाना गया। और जब 1908 में अमेरिका तथा यूरोप में जो है बिने साइमन के स्केल में टरमैन ने सहयोग किया, तो उसको क्या नाम जाना गया? स्टैनफर्ड बिने स्केल, बिने साइमन स्केल, स्टैनफर्ड बिने स्केल। इसके अलावा जो तीसरा चीज़ आया 1937 में, उसको हम चूँकि टरमैन और मैरिल ने दोनों मिल करके इसमें सुधार किया गया, इसलिए इसको क्या कहा गया? टरमैन मैरिल स्केल के नाम से जाना गया। और इसमें जो है बालकों की बुद्धि परीक्षण का कार्य किया जाता था। दूसरी चीज़, अगर हम इन बुद्धि परीक्षण की बात करें तो इसमें इंग्लैंड और अमेरिका में इन मापनियों के सहयोग से बालकों का बुद्धि परीक्षण किया जा रहा था। भारत में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो प्रथम जो मनोवैज्ञानिक शाला की बात करें, मनोविज्ञान शाला की बात करें, तो इलाहाबाद में जो आधुनिक जो वर्तमान समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे भारतीय बालकों के लिए साइमन परीक्षण में जो संशोधन किया गया, जो टेस्टिंग बनाए गए थे उसमें संशोधन किया गया, वो भारतीयों के अनुकूल बनाया गया। भारतीयों के बुद्धि परीक्षण मापने के अनुकूल बना करके उसमें सुधार करके इसको अप्लाई किया गया भारतीय संस्करण के रूप में, और इसको बुद्धि परीक्षण में इसके द्वारा बालकों की बुद्धि परीक्षण किया गया। तो भारत में अगर हम बात करें तो जो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में कार्य किया, जिन्होंने कुछ बिने स्केल में संशोधन करके भारतीय प्रारूप बनाया, उसमें डॉक्टर सोहनलाल की बात कर सकते हैं। आप देख रहे हैं डॉक्टर सोहनलाल, डॉक्टर जलोटा, डॉक्टर भाटिया ने विभिन्न प्रकार की बुद्धि परीक्षण का निर्माण करवाया। इस तरीके से जो बुद्धि परीक्षण का इतिहास की बात करें तो 1905 से शुरू होता है और 1937 में टरमैन मैरिल स्केल से आकर के इसका जो है इतिहास बाकायदे जो है 1937 में बुद्धि परीक्षण की प्रक्रिया अनवरत प्रारंभ हो जाती है। और भारत में इसको इस मापनी का सहारा लेकर के, इस मापनियों से सहारा लेकर के इसका भारतीय संस्करण तैयार कराया गया, और जिसमें डॉक्टर सोहनलाल, जलोटा, भाटिया ने विभिन्न बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। अब हम बात करते हैं कि बुद्धि परीक्षण के प्रकार कितने, कैसे बुद्धि परीक्षण के टाइप्स कितने हैं, काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस के अगर काइंड्स की बात करें, इसको हम मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं वैयक्तिक तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वैयक्तिक तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण और शाब्दिक तथा अशाब्दिक परीक्षण। कहने का मतलब 2 भागों में हम बांट सकते हैं, पहला वैयक्तिक तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा शाब्दिक तथा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और इन दोनों का सम्मिलित रूप जो है, इन दोनों का सम्मिलित रूप आप देख सकते हैं,
ये है। कहने का मतलब इन दोनों वर्गों को मिला करके मुख्य रूप से 4 बुद्धि परीक्षण तैयार किए गए। वो 4 बुद्धि परीक्षण कौन थे? 4 बुद्धि परीक्षण तैयार किए गए थे। ये 4 बुद्धि परीक्षण आप देख सकते हैं। वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, कहने का मतलब वैयक्तिक और शाब्दिक इन दोनों को मिला करके एक टेस्ट तैयार किया गया, वैयक्तिक शाब्दिक जिसे कहा गया। फिर जो है वैयक्तिक अशाब्दिक, फिर इसमें जो है आपका वैयक्तिक मिलाया गया और वैयक्तिक के साथ अशाब्दिक मिलाया गया। तो वैयक्तिक शाब्दिक पहला बुद्धि परीक्षण, फिर वैयक्तिक और अशाब्दिक दूसरा बुद्धि परीक्षण, फिर जो है आपका सामूहिक को लिया गया, सामूहिक इसको लिया गया, सामूहिक बुद्धि परीक्षण को। फिर सामूहिक बुद्धि परीक्षण को सामूहिक को शाब्दिक के साथ मिलाया गया, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, फिर सामूहिक को अशाब्दिक के साथ मिलाया गया। तो सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इस प्रकार से जो बुद्धि परीक्षण के प्रकार बताए गए, मुख्य रूप से इसको 2 भागों में बांट करके उसमें 4 वर्गों में इसको तैयार किया गया। और इन्हीं 4 वर्गों में जो है बालक की, किसी व्यक्ति की बुद्धि का परीक्षण किया जाने लगा। तो इस तरीके से बुद्धि परीक्षण के प्रकार को हम समझ सकते हैं। अगर हम वैयक्तिक तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर की बात करें, अगर हम अंतर जाने कि वैयक्तिक और सामूहिक परीक्षण में अंतर क्या है, तो आप ये समझ सकते हैं वैयक्तिक जो परीक्षण होता है, इस परीक्षण में समय अधिक लगता है। आप जानते हैं कि अगर किसी एक बालक पे एक एक करके बालक पे परीक्षण किया जाए तो नेचुरली जो है उसमें समय अधिक लगेगा। और जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है, इसमें समूह में लगभग 45 से 90 मिनट के भीतर जो है हम इसको कई बच्चों पर पूरा कर सकते हैं, सामूहिक बुद्धि परीक्षण को, सामूहिक बुद्धि परीक्षण को। इसी तरीके से अगर वैयक्तिक की बात करें तो वैयक्तिक परीक्षा जो होता है केवल प्रशिक्षित व्यक्ति ही ले सकता है। भाई कोई अगर परीक्षा लेना हो, इंडिविजुअल लेना है, मान लीजिए इंटरव्यू किसी का लेना है, तो इंटरव्यू या किसी कुछ ऐसी हाई लेवल पर कुछ लेना है, आपको क्वेश्चनेयर यूज करना है, तो इसमें जब तक जो एग्जामिनर जब तक अपने प्रशिक्षित नहीं होगा, वो सही तरीके से उस टेस्टिंग को नहीं संचालित कर सकता है। लेकिन जो सामूहिक परीक्षण होता है, सामूहिक परीक्षण में जो है उसमें सामान्य योग्यता का भी व्यक्ति ले सकता है। मतलब सामान्य योग्यता का मतलब समूह में बच्चे बैठे हैं, कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है जनरली और वहाँ से उत्तर प्राप्त किया जाता है। इसी तरीके से जो वैयक्तिक परीक्षण होते हैं वह छोटे बालकों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। जो ये वैयक्तिक होता है छोटे बालकों के लिए अधिक जो है कारगर है। और जो सामूहिक है, सामूहिक जो है आप जानते हैं कि ये ज़्यादातर बड़े बालकों या वयस्कों के लिए, बड़े बालकों या वयस्कों के लिए आप देखते हैं बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कराए जाते हैं जो सामूहिक कराए जाते हैं, वो बड़े बालकों के लिए होते हैं, वयस्कों के लिए होते हैं। इसी तरीके से जो वैयक्तिक होता है उसमें जो वैयक्तिक होता है इसमें जो प्रश्न का लेवल होता है वो कठिन होता है, और इसमें जो प्रश्न का लेवल होता है ये वैयक्तिक वाले में जो प्रश्न का लेवल होता है हार्ड होता है, और सामूहिक में इजी होता है। तो इस तरीके से इसमें डिफरेंस होता है। इसके अलावा अगर वैयक्तिक की बात करें, इसमें धन की भी ज़्यादा खर्च होगा। भाई इंडिविजुअल रूप से अगर हम करेंगे तो धन और समय दोनों की ज़्यादा व्यय होगा, और अगर हम सामूहिक करेंगे तो धन और समय दोनों का बचत होगा। इस तरीके से परीक्षा जो होती है। और एक और चीज़ बात करें, अगर वैयक्तिक परीक्षण किसी की इंडिविजुअल लिया जाता है तो उसमें जो बालक होता है, व्यक्ति होता है, वो घबरा जाता है। लेकिन जब सामूहिक हम परीक्षण करते हैं, जब हम सामूहिक जो है किसी की टेस्टिंग करते हैं तो वो प्रसन्नतापूर्वक उसका सहयोग करता है। इस तरीके से जो है, इसी तरीके से आप वैयक्तिक जो बुद्धि परीक्षण करेंगे उसमें सामूहिक बुद्धि का पता नहीं लग सकता है। लेकिन जो है सामूहिक परीक्षा में सामूहिक शब्द से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि सामूहिक बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा वैयक्तिक में जो टेस्ट होते हैं इसमें बालक और परीक्षक का निकट संपर्क स्थापित होता है, एक दूसरे के संपर्क निकटता होती है। सामूहिक परीक्षा में इस बात का अभाव होता है, अर्थात शिक्षक और छात्र जो है निकटता नहीं स्थापित हो जाती है। अगर बात करें कि इसकी प्रामाणिकता की, वैलिडिटी की, रिलायबिलिटी की, तो स्वाभाविक है, नेचुरली है, जो इंडिविजुअल जो टेस्ट किए जाएंगे उसमें वैलिडिटी माने प्रामाणिकता और रिलायबिलिटी
अर्थात विश्वसनीयता, BR, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों अधिक पाई जाती है वैयक्तिक टेस्ट में। वैयक्तिक टेस्ट की बात करें तो वैयक्तिक टेस्ट में इन दोनों की दोनों चीज़ें अधिक पाई जाएंगी, अर्थात वैधता और प्रामाणिकता दोनों अधिक पाई जाती है। और सामूहिक परीक्षण की बात करें तो सामूहिक परीक्षण में कंपैरिजन में इंडिविजुअल के उसमें कम प्रमाणित और विश्वसनीय होता है। इसमें प्रामाणिकता और विश्वसनीयता का कंपैरिजन में इंडिविजुअल के कम जो है प्रामाणिकता और विश्वसनीयता पाई जा सकती है। इस तरीके से बुद्धि परीक्षण का जो है वैयक्तिक और सामूहिक को हम समझ सकते हैं। अगर हम शाब्दिक तथा अशाब्दिक के डिफरेंस को समझें, शाब्दिक और अशाब्दिक में क्या डिफरेंस है। देखिए, शाब्दिक परीक्षण उन ऐसे बालकों पर किया जाता है जो भाषा तथा शब्दों का जिन्हें ज्ञान हो, वो शाब्दिक परीक्षण में आते हैं। अशाब्दिक परीक्षण में वो बालक आते हैं जिसे भाषा तथा गणित या आंकिक ज्ञान की कमी हो, मतलब भाषा का ज्ञान ना हो या भाषा तथा गणित का ज्ञान आवश्यक नहीं है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में, लेकिन शाब्दिक परीक्षण में आवश्यक होता है। दूसरी चीज़, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की अनुक्रिया का अंकन जो होता है वो परीक्षण पुस्तिका में दिए गए निर्देशों को पढ़ करके उस पुस्तिका पर करना होता है। कहने का मतलब ये है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो होती है उस पर जो बालक अनुक्रिया करता है, वो जो उसको बुक दी जाती है, जो उसको टेक्स्ट बुक दी जाती है, उस पे निर्देश जैसे दिए होते हैं, उन निर्देशों को पढ़ करके वो उत्तर पुस्तिका पे करता है। जैसे आप ये देख सकते हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो आज के एग्जामिनेशन आपके होते हैं, तो एग्जामिनेशन में निर्देश ऊपर दिए होते हैं, उस निर्देशों को आप ध्यान में रखते हुए अपने प्रश्नों का उत्तर जो है उस कॉपी पर देते हैं। लेकिन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, इसमें जो है अधिकतर जो प्रश्न किए जाते हैं मौखिक होते हैं और मौखिक उत्तर ही प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। शाब्दिक परीक्षण में अगर हम बात करें तो शाब्दिक में परीक्षण में समय का बंधन अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है। शाब्दिक परीक्षण में समय कोई बंधन अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। लेकिन अशाब्दिक बुद्धि का जो माप करने के समय सीमा का बहुत प्रभाव रहता है, समय सीमा का ध्यान में रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन ओरली पूछा जाए और उसमें कुछ टाइमिंग दिया जाता है और उस टाइमिंग को ध्यान में रख करके उत्तर देना रहता है। हालांकि शाब्दिक परीक्षण में भी ऐसे होता है, लेकिन उतनी उसमें रिजिडिटी नहीं होती है जितना अशाब्दिक में होता है। फिर अलग और हमें अगर डिफरेंस की बात करें तो भाषा के विकास का प्रभाव बुद्धि परीक्षण के निष्कर्ष पर पड़ता है। अगर भाषा का विकास है तो स्वाभाविक है उसकी बुद्धि परीक्षण जो होगा उसके निष्कर्ष जो निकाला जाएगा उसकी भाषा का प्रभाव उस पर जरूर रहेगा। लेकिन अगर अशाब्दिक की बात करें तो भाषा के ज्ञान के स्तर का प्रभाव बुद्धि परीक्षण के निष्कर्ष पर नहीं पड़ता है। अर्थात जो भाषा का ज्ञान उसको अशाब्द है, उसके भाषा का ज्ञान नहीं है, उसका प्रभाव जो निष्कर्ष निकलता है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कोई चीज़ आप भाषा में व्यक्त करते हैं, जब निष्कर्ष निकाला जाता है तो आपकी भाषा शैली इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो होता है, चूँकि उसमें भाषा का कोई भूमिका नहीं होती, इसलिए उसके निष्कर्ष पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा आप जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर होता है, अधिकांश जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षाएं होती हैं वो सामूहिक रूप से ली जाती हैं। आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो अधिकांश शाब्दिक बुद्धि परीक्षा होती है, जो शब्द को ज्ञान रखने वाले होते हैं, उनकी जो परीक्षाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, सामूहिक। ये शाब्दिक में जो होता है वो सामूहिक होती हैं, मतलब समूह में। और जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में उसमें बुद्धि परीक्षण प्रायः वैयक्तिक होती हैं, इंडिविजुअल होता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को आप इंडिविजुअल रूप से जब उसके भाषा का ज्ञान नहीं है जब लेंगे तो उसमें एक व्यक्तिगत रूप से उसे कोई ऐसा समस्या देंगे, परफॉर्मेंस टेस्ट लेंगे जिसके माध्यम से उसकी बुद्धि का निष्कर्ष निकाला जा, उसकी IQ लेवल निकाला जा सकता है उसके परफॉर्मेंस के आधार पर। अर्थात उसमें इंडिविजुअल ज़्यादा महत्वपूर्ण मायने रखता है कि अर्थात सामूहिक जो बुद्धि परीक्षण की जाती है उसमें इंडिविजुअलिटी ज़्यादा होती है, और जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की जाती है उसमें सामूहिक बुद्धि परीक्षण समूह में लिया जा सकता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, वैयक्तिक और शाब्दिक, कहने का मतलब वैयक्तिक, सामूहिक
परीक्षण में क्या डिफरेंस होता है, इसके अलावा शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर होता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे कि वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कौन सी बुद्धि परीक्षण आता है, वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कौन सी बुद्धि मापनी आती है, बुद्धि परीक्षण आते हैं, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कौन सी बुद्धि मापनी या बुद्धि परीक्षण आता है, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कौन से बुद्धि परीक्षण आता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से आपको समय समय पर उपयोगी वीडियो आपको चैनल पर मिलते रहेंगे।